अच्छा जी, हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है जिसकी ब्रीफ एक्सरसाइजेज है एंड ब्रीफ एक्सरसाइज 14.1 है जिसमें हम डॉलर एंड परसेंटेज चेंजेस जो हैं देखेंगे। दिस इज़ आवर फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमने इस चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था, और इसमें है Wofford company has net sale of 1,50,000 in its first year and $1,87,500 in its second year. Calculate the amount of change in term of both dollar and percentage. तो कहता है कि इसमें पहले साल में जो है वो नेट सेल इतनी है और अगले साल में जो है वो नेट सेल इतनी है। बताएं कि डॉलर चेंज कितना आया है और परसेंटेज कितना आया है। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आप जो है 1,50,000 में से माइनस कर दोगे 1,87,500, ठीक है। तो माइनस करने के बाद आपके पास जो चेंज आ जाएगा वो आ जाएगा 37,500 का चेंज आ जाएगा। यू कैन सी दैट 1,87,000 में 1,50,000 माइनस किया एंड यू गॉट $37,500। अब हमने परसेंटेज चेंज देखना है कि कितने परसेंट चेंज आया है। तो जो चेंज आता है, जो अमाउंट चेंज होती है वो हमारा न्यूमिनेटर में आ जाता है, और जो उसकी बेस अमाउंट होती है, जो ओरिजिनल अमाउंट होती है, ठीक है, बेस अमाउंट जो प्रीवियस ईयर का जो डाटा होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो बेस ईयर है वो $1,50,000 का है, तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में रख दिया, इनको इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 25% आ जाता है कि ये जो अमाउंट चेंज हुई है 37,500, ये बेसिकली 25% है। क्लियर है, समझ आई है? बेस ईयर का मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल वी हैव 4 ईयर्स, ठीक है। 2001, 2, 3, 4 हमारे पास 4 साल हो, और अगर इसमें हमने चेंजिंग देखनी है कि कितनी चेंजिंग आई है, तो बेस ईयर हमारे पास 2001 होगा, यानी जो सबसे पास्ट वाला जो ईयर है वो हमारा बेस ईयर होगा। तो हमेशा जब भी हमने कंपैरिजन करना होता है या जब भी हमने चेंजिंग देखनी होती है, तो हम चेंजिंग को ऊपर रखते हैं और बेस ईयर को नीचे रखते हैं, डिवाइड कर देते हैं आपस में, एंड हमारे पास जो है वो परसेंटेज आ जाती है। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन जी नंबर मैम। 2 के ऊपर। ट्रेंड परसेंटेज है, तो ट्रेंड परसेंटेज में हमारे पास है White Incorporation had depreciation expense on its plant asset as follow for 2009, 2010 and 2011 respectively. Depreciation expense जो है ये बताया हुआ है कि 2009 का है 2,67,000, 2010 का है 2,89,000 एंड 2011 का है $3,57,000। अब कहता है कंप्यूट द ट्रेंड परसेंटेज ऑफ दिस ईयर अज्यूमिंग 2009 इज अ बेस ईयर। अब उसने खुद बता दिया है कि 2009 जो है वो बेस ईयर आप लेंगे। कभी कभी वो खुद बता देते हैं कि जी 2010 बेस ईयर ले लो, 2011 बेस ईयर ले लो, ठीक है, या कोई भी वो ईयर बेस ईयर ले सकते हैं, वो क्वेश्चन में खुद बता देते हैं। लेकिन जब नहीं बताया होता तो आपके पास, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कशन में बताया कि वी हैव 3 ईयर्स, तो हमारे पास जो बेस ईयर होगा वो सबसे लास्ट वाला जो है, मतलब सबसे जो प्रीवियस वाला होगा वो वाला बेस ईयर होगा। तो अब हम इसमें जो है वो ट्रेंड परसेंटेज देख लेते हैं। ट्रेंड परसेंटेज के लिए आपने जो है वो ईयर्स लिख लेने हैं, जैसे आपके पास 2008 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 5, 6, 7 लिखे हुए हैं, तो आपकी बुक के ऊपर 2009 है, 10 है, 11 है, ठीक है। और हमारे पास जो अब हमने चेंजिंग देखनी है कि हमारे पास चेंजिंग कितनी आ रही है, तो 2,67,000 में से माइनस कर दो 2,89,000, फिर जो 2,89,000 आएगा उसमें से 3,57,000 हम माइनस कर देंगे। तो अब आप जो पहला ईयर होता है ना, बेसिकली ये आप थोड़ा सा रिकॉल करें। स्टैटिस्टिक्स में आप एक पढ़ते होते थे 3 ईयर एनालिसिस में, एवरेज उसकी काउंट करते होते थे, तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड कर देना, कुछ इस तरह का एक फॉर्मूला होता था जो आप कॉलम्स बना के किया होगा, ठीक है, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में इसको पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो फर्स्ट ईयर जो बेस ईयर होता है उसमें आपने जो चेंजिंग होती है वो 0 होती है, ठीक है। बेस ईयर में आपकी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब जो अगला साल आएगा उसमें हमने 2,89,000 ऊपर रखेंगे और बेस ईयर को नीचे रखेंगे, 2,67,000 को नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 108 आ जाएगा। अब ये 3030 आपस से कट जाते हैं, इसलिए इसने मेंशन नहीं किया हुआ।
फिर अगेन 2011 का 3,57,000 है, ठीक है, बेस ईयर 2,67,000 है, बेस ईयर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1,134 जो है वो आ जाएगा। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि हमारे पास अगर 4 या 5 साल गिवन होते हैं तो उसमें जो पहला जो बेस ईयर होता है, ठीक है, इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती, हम इसको 100% ही रखते हैं, ठीक है। अगला जो साल आता है उसकी अगले साल की जितनी भी अमाउंट है वो ऊपर आ गई, और जो बेस ईयर हमारे पास 2009 था उसकी अमाउंट 2,60,000 हमने डिनोमिनेटर में रख देनी है, डिवाइड कर देना है, हमारे पास 108% आ जाता है। अगेन हम यही करते हैं कि जो करंट ईयर है 2011, ठीक है, उसकी अमाउंट थी $3,57,000, ऊपर रखी, बेस ईयर की थी $2,67,000, नीचे रखे, डिवाइड किया, हमारे पास 134% आ जाता है। तो दिस इज बेसिकली ट्रेंड कि हमारा अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है कि 2009 में 100% थी, ठीक है। और फिर जो है डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बेसिकली बात हो रही है, तो फिर उसके बाद 108% हुई, देन 134% हो गई, तो हमारा जो है वो ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है। हमें इससे ये भी पता चल रहा है कि हमारा जो एसिड है वो 2010 और 11 के दौरान जो है वो ज़्यादा यूज़ हुआ है, इस दौरान जो है वो हमारा ज़्यादा यूज़ हुआ है, इस वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कंपोनेंट परसेंटेज। तो कंपोनेंट परसेंटेज में कहते हैं यांकी डॉडल्स इन कॉर्पोरेशन हैड द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट फिगर्स एंड द सेल इज $5,60,000, कॉस्ट ऑफ सेल इज 3,40,000, इसमें से माइनस किया तो इसमें ग्रॉस मार्जिन जिसको ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं आपके पास अमाउंट आ जाती है 2,20,000, देन उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी 70,000। कहते कैलकुलेट कंपोनेंट परसेंटेज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। कंपोनेंट परसेंटेज के लिए आपने हमेशा जो है वो करना ये है, जब भी कंपोनेंट की बात आएगी तो आपने सेल्स को एज आ आपने बेस कंसीडर करना होता है। आपने अब तमाम रकमों को कंपेयर करना है सेल्स के साथ, ठीक है। तो पहले हमने देखा डॉलर एंड परसेंटेज चेंजेस, इन दोनों को माइनस किया, चेंज ऊपर रखा, और ये जो मतलब बेस ईयर की अमाउंट थी वो नीचे रखी, आ गया। इसी तरह जब हमने ट्रेंड परसेंटेज देखा तो ट्रेंडिंग में एक उसने बेस ईयर बता दिया था, बेस ईयर का 100% हो गया, फिर अगले साल के ऊपर रखी, बेस ईयर नीचे रखा, फिर अगले साल के ऊपर रखी, बेस ईयर नीचे रखा, तो ट्रेंड परसेंटेज भी निकल आई। अब बात है कंपोनेंट की। जब भी कंपोनेंट परसेंटेज आएगा तो हमेशा हमने हर कंपोनेंट को, लाइक कॉस्ट ऑफ सेल कंपोनेंट है, हमारे पास ग्रॉस मार्जिन कंपोनेंट है, नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंपोनेंट है, नेट इनकम कंपोनेंट है, तो इन कंपोनेंट को हमने कंपेयर करना है सेल्स के साथ। तो हमने क्या करना है कि सेल्स हमेशा 100% हम कंसीडर कर लेंगे, यानी जिसको एज अ बेस ले रहे हैं कंपेयर करने के लिए उसको हम 100% ले लेंगे। देन कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल को हम ऊपर रखेंगे, सेल्स को नीचे रखेंगे, हमारे पास 60.7 आ जाएगा। फिर ग्रॉस मार्जिन है, तो ग्रॉस मार्जिन की अमाउंट यू कैन चेक कि हमारे पास 2,20,000 है, 2,20,000 ऊपर रखेंगे, 5,60,000 नीचे रखेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 39.3। इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऊपर रखेंगे, नेट सेल्स नीचे रखेंगे 26.8। इसी तरह नेट इनकम जो आई है वो ऊपर रखेंगे, और जो हमारा नेट सेल्स है वो नीचे रखेंगे, हमारे पास 12.5 आ जाता है। इसका क्या मतलब है, ये परसेंटेज हमें क्या बताती है? ये परसेंटेज बताती है कि टोटल हमारे पास सेल्स जो है वो 100% है। अब उस 100% में जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसका कंपोनेंट 60.7% है, उस सेल का जो ग्रॉस मार्जिन है वो 39.3% है। इस सेल में से अगर हम नेट इनकम देखें कि हमने पूरी सेल में नेट इनकम कितने परसेंट कमाई है, तो हम कहेंगे कि इस सेल का 12.5 हिस्सा जो है वो हमारा नेट इनकम का है। इसी तरह ऑपरेटिंग इनकम की बात की गई है, तो इस पूरी सेल का 26.8% जो है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब हम ये एनालिसिस क्यों करते हैं? ये चेक करने के लिए कि अगले साल में हमने अगर सेल्स करनी है तो उसमें हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है,
या हमें जो है वो नेट इनकम को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें इस परसेंटेज से पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस कॉस्ट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो दैट्स वाई हम ये ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पिछले 5 सालों का डाटा हो तो हम पिछले 5 सालों में कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इतनी थी जिसकी वजह से नेट इनकम इतनी हुई, अगले साल इतनी थी, अगले साल इतनी थी। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले 5 सालों में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो रही है या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और हमें कहाँ पे किस कॉस्ट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो नेट इनकम है वो इंक्रीज हो जाए। तो दैट्स वाई वी विल डू द कंपोनेंट परसेंटेज एनालिसिस या फिर ट्रेंड एनालिसिस भी हम करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं कि इस एक्सरसाइज में बताया गया है वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो। ठीक है, इसमें कहता है Harrisonburg company had current and total assets were 4,50,000 and 10 lakh respectively. The company current and total liabilities were 2,67,000 and 6 lakh respectively. Calculate the amount of working capital and current ratio using this information. So this is very simple formula of a current ratio. ठीक है, करंट रेशियो फॉर्मूला is current ratio is equal to current asset divided by current liability. You can see that the company had current and total asset, means the first amount which is 4,50,000 is a current asset amount. So in numerator we put 4,50,000, ठीक है, divided by current liability. In company's current and total liability, this is the current liability amount 2,67,000. ठीक है, तो हमारे पास 4,50,000 ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में और 2,67,000 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। हम डिवाइड करेंगे एंड आफ्टर डिवीजन हमारे पास जो आंसर आ जाएगा विच इज 1.69। अब इसको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, रेशियो का साइन लगाएंगे, 1 लगाएंगे। रेशियो होता है एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे एंड साथ में हम 1 का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हमारी 100% लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए हमारे पास जो करंट एसेट पड़े हुए हैं वो 1.69 है। ठीक है, यानी हमारे पास एक्सेस ऑफ एसेट्स मौजूद हैं, आइदर हम अपनी लायबिलिटीज को पे भी कर देते हैं तो हमारे पास एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। तो दिस इज वेरी सिंपल फार्मूला दैट टोटल एसेट्स माइनस जो है वो कर देंगे हम इसमें से करंट लायबिलिटी, जितने भी हमारे टोटल एसेट्स हैं उसमें से हमने करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देना है। तो टोटल एसेट्स हमारे नहीं सॉरी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यहाँ पे आपने डिवाइड कर देना, करंट रेशियो में डिवाइड कर देना है और वर्किंग कैपिटल में इन्हीं दो को आपने माइनस कर देना है। तो 4,50,000 आपके पास करंट एसेट्स थे, 2,67,000 करंट लायबिलिटीज थी, दोनों को माइनस किया तो आपके पास डॉलर आ जाता है 1,83,000। ये अब हमें वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या बताती है, ये बताती है कि हमारे पास जितने भी एसेट्स मौजूद हैं, ठीक है, उन एसेट्स में से लाइबिलिटीज को पे करने के बाद हमारे पास 1,83,000 डॉलर बाय हैंड कैश मौजूद है जिसको हम अपनी वर्किंग में यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें ये शो होता है कि मजीद अगर हम लाइबिलिटीज क्रिएट करना चाहें तो अप टू दैट लिमिट हम लाइबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास एबिलिटी है कि हम जो है उस लाइबिलिटी को पे कर सकें। तो दिस वर्किंग कैपिटल शोज दैट दिस अमाउंट इज इंक्लूडिंग इनटू द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, वी कैन रेज द लाइबिलिटी अप टू दिस लिमिट। सो हमने जस्ट फॉर्मूला याद करना है और उस फॉर्मूले को पुट करना है, अमाउंट्स पुट करनी है एंड देन आंसर ड्राइव हो जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट 14.5 ब्रीफ एक्सरसाइज करंट एंड क्विक रेशियो। ठीक है, इसके बारे में है, इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, द करंट एसेट वी हैव कैश, वी हैव अकाउंट रिसीवेबल, वी हैव इन्वेंट्री। In current liabilities we have accrued expenses, we have accounts payable, current portion of long-term debt. ठीक है, this is the balance sheet of the company Jared company, and calculate the current and quick ratio using the information provided. So this type of information is provided
to you, you just grabs the amount, ठीक है, just put into the formula and derive the answer. So first we have a current ratio. The formula of the current ratio is current asset divided by current liability. So we have current asset, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इन तीनों को प्लस किया. इन तीनों को प्लस करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाती है 2,50,000. ठीक हो गया. इसके बाद हमारे पास आ जाता है करंट लायबिलिटीज. ये तीनों करंट लायबिलिटीज बताई हुई हैं. देखिए अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, अकाउंट्स पेबल है, यू नो कि ये करंट लायबिलिटी है. करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये क्या है करंट पोर्शन? बेसिकली ये इंटरेस्ट है. ठीक है, किसी भी लॉन्ग टर्म डेट का जो इंटरेस्ट होता है वो उसका लॉन्ग टर्म पोर्शन होता है. और इंटरेस्ट क्योंकि हमने हर साल पे करना होता है, इस वजह से उसको हम करंट लायबिलिटी कंसीडर करते हैं. तो इन तीनों को प्लस कर दिया, आपस में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. आंसर हमारे पास क्या आता है, विच इज 1.39. इसको हमने 1 के साथ कंपेयर करना है, तो हमें पता चलेगा कि वी हैव एक्सेस ऑफ एसेट्स इन आवर हैंड टू पे आवर लायबिलिटी. अब हम बात करते हैं क्विक रेशियो की. तो क्विक रेशियो में यही है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. अब वो क्विक एसेट्स हमारे पास कैसे आएंगे? क्विक एसेट्स आएंगे करंट एसेट्स में से जब हम इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं. ठीक है, प्रीपेड एंड इन्वेंट्री. करंट एसेट्स में से प्रीपेड एंड इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्विक एसेट बन जाते हैं, जिनको हम लिक्विड एसेट भी कहते हैं. तो हमारे पास करंट एसेट्स मौजूद थे ये तीन. इन तीनों में से हम जस्ट इन दो को प्लस कर दें, इसको रहने दें, इन्वेंट्री को रहने दें. ठीक है, तो हमारे पास वो क्विक रेशो बन जाएगा, क्विक एसेट सॉरी बन जाएगा. तो 50,000 में 75,000 ऐड कर देंगे. ठीक है, और बाकी आपकी करंट लायबिलिटीज वही की वही आ जाएंगी. डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.69 आ जाएगा. अगेन इसको हम 1 के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास अब जो है ये आंसर हमें ये बताता है कि हमारे पास इस लायबिलिटी को 100% लायबिलिटी को पूरा करने के लिए हमारे पास कैश जो है वो कम है. वी हैव लिमिटेड कैश. हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो इन हैंड कैश हमारे पास रेडी कैश पड़ा हुआ है वो कम है. ठीक है, तो ये हमें 0.69 रेशियो हमें ये बताती है. तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो 2,50,000 है, इसमें से आप ये 1,25,000 को माइनस कर दो, फिर भी आपके पास 1,25,000 आ जाएगा, क्योंकि ये इन्वेंट्री की अमाउंट है. तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप जो है ये आपके पास जो 3 फिगर्स हैं, इन 3 फिगर्स में से आप इन दो को बस ऐड कर दो, इसको रहने दो, इन्वेंट्री को लिखो ही नहीं, तो फिर भी आपका जो है वो क्विक रेशो बन सकती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है मैक्सी कंपनी हैड करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज ऑफ 50,000 and 1,50,000 respectively. The company's current assets were $76,000 out of a total asset figure 4,24,000. Calculate the company debt ratio. अब आपने जो है वो कंपनी का डेट रेशो कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए उसने बताया है कि करंट लायबिलिटीज 50,000 है, नॉन करंट लायबिलिटीज हमारे पास 1,50,000 है, और कंपनी का जो करंट एसेट्स हैं हमारे पास 76,000 है, और जो टोटल एसेट्स हैं वो है 4,24,000. तो कंपनी की जो डेट रेशो है उसके लिए हमें फॉर्मूला जो है वो पुट करना पड़ेगा. फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, टोटल लायबिलिटीज ऊपर आ जाएंगी और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट्स के साथ. ऐसे ही है कुछ. ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये टोटल लायबिलिटीज बन गई और टोटल एसेट. यस, तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो डेट रेशियो का ये है, टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. तो अब हमारे पास जो टोटल एसेट की फिगर है वो है 2,24,000, लेकिन हमारे पास जो है वो टोटल लायबिलिटीज की अमाउंट नहीं है. तो वो टोटल लायबिलिटीज कैसे आएंगी? करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज बन जाएंगी. तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो वी विल गेट 2 लाख, एंड 2 लाख को डिवाइड कर दिया 4,24,000 से, तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 47.2%. इट शोज दैट के हमारे टोटल एसेट में से जो डेट का पोर्शन है, जो लायबिलिटीज का पोर्शन है, वो 47.2% है.
यानी हमारा जितना भी सरमाया है उस सरमाए का 47.2% जो है वो हमारी लाइबिलिटीज हैं जो हमने अदा करनी है। क्लियर है, समझ आई है? यस मैम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, 14.7। in this question we learn net income as percentage of sale and Lone Star Incorporation report sale of $560,000. Cost of sale is $240,000 and operating expenses are $130,000 for the current year. Using this information, calculate the amount of net income and net income as percentage of sale. तो इसमें हमें उसने कहा है कि नेट इनकम ड्राइव करके दो। तो दिस इज वेरी सिंपल कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देंगे तो जीपी आ जाएगा, उस जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। ठीक है, अब नेट इनकम तो आ गया। अब नेट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, यानी सेल की कितनी परसेंट है, तो जो नेट इनकम है वो ऊपर रखेंगे नॉमिनेटर में, और जो सेल्स है 5,60,000 डिनोमिनेटर में रखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ सेल आ जाएगी। यू कैन चेक। फर्स्ट दिस इज सेल्स, सेल्स में से हमने माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल के बाद हमारे पास जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, माइनस हो जाएगा तो 1,90,000 आ जाएगा। इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि दोनों कॉस्ट को ऐड कर दिया, क्योंकि ये भी कॉस्ट है ये भी कॉस्ट है, दोनों एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया सेल्स में से, इसको माइनस कर दिया तो 1,90,000 आ गया। लेकिन आप उसी तरीके से करें जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि फर्स्ट यू हैव सेल्स, सेल्स में से माइनस कर दो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। आफ्टर दैट आप उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, आपके पास नेट इनकम आ जाएगी 1,90,000। अब इसकी परसेंटेज देखनी है तो आप 1,90,000 को ऊपर रखे, नेट सेल को नीचे रखा, आपके पास 33.9% जो है वो आंसर आ गया। बात करते हैं 14.8 की। Multi-Star Incorporation had sales of 8,90,000, cost of sales and operating expenses of 4,50,000 and 2 lakh। हमारे पास जो सेल्स है वो 8,90,000 की है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 4,50,000 की है, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो हमारे पास 2 लाख हैं, कहते हैं रिस्पेक्टिवली। एंड 1 lakh shares of common stock outstanding. Calculate the amount of earning per share. So दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ अर्निंग पर शेयर। नेट इनकम ऊपर आ जाएगी और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। तो फर्स्ट हमें अर्निंग निकालनी पड़ेगी, तो वही अर्निंग का वही फॉर्मूला है, सेल्स है, इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दो और इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। वो नेट इनकम हमारे पास होगी जी, यू कैन सी दैट वो नेट इनकम हमारे पास होगी 2,40,000, यानी हमारे पास सेल्स थी, सेल्स में से 4,50,000 कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दी, फिर उसके बाद हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो हमारे पास 2,40,000 आ गए। अब वो 2,40,000 ऊपर रखेंगे, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, हमारे पास $24 आ जाएगा, यानी पर शेयर हमें 24 रुपये मुनाफा हो रहा है। अगर हम $1 का शेयर बाय करते, एक शेयर बाय करते हैं, कोई भी उसकी अमाउंट है, ठीक है, तो उस शेयर के ऊपर हमें जो है $24 का प्रॉफिट होगा। बात करते हैं ब्रीफ एक्सरसाइज 14.9 की। वेलेंट कंपनी ऑपरेटिंग इनकम फॉर द करंट ईयर वाज $4,50,000। द कंपनीज एवरेज टोटल एसेट फॉर द सेम पीरियड वर 35 lakh and its total liabilities were 10 lakh. Calculate the company return on asset. हमारे पास अब रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला लगेगा, अब जिसमें ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास 4,50,000 है और कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो 35 लाख हैं और टोटल लाइबिलिटीज जो हैं वो 10 लाख हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट का हमने फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऊपर आ जाएंगे, सॉरी इसका बनेगा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग इनकम ऊपर आ जाएगी और हमारे पास जो है टोटल एसेट्स नीचे आ जाएंगे। यस, तो रिटर्न ऑन एसेट से मुराद है कि जितने एसेट हमने
मतलब एम्प्लॉय किए हैं किसी भी कंपनी में, उसके ऊपर हमें जो है वो इनकम कितनी जनरेट हो रही है। तो क्योंकि एसेट जो है ऑपरेट करता है और ऑपरेशंस के बाद हम देखते हैं कि इसने कितनी इनकम जनरेट की है, यानी ऑपरेट के बाद हमने हमारे पास कितने यूनिट बने, कितने यूनिट हमने सेल किए, एंड देन हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम बेसिकली क्या आई है। तो इस वजह से जब भी हमने रिटर्न ऑन एसेट्स निकालना है तो हमें नेट इनकम नहीं चाहिए होगी, ऑपरेटिंग इनकम चाहिए होगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग इनकम ऊपर आ जाएगी और टोटल एसेट्स जो हैं वो नीचे आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि 35 लाख के एसेट हमने लगाए हैं ऑपरेशंस में, उन ऑपरेशन से 4,50,000 हमें इनकम जनरेट हुई है और वो इनकम जो है हमारी 12.9% है। तो दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला रिटर्न ऑन एसेट का। ऑपरेटिंग इनकम नोमिनेटर में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में टोटल एसेट्स आ जाएंगे, डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास 10 है, फिलिप्स कंपनी हैड नेट इनकम ऑफ 36,700 in a year when its stockholder equity averaged 4,50,000 and its total assets are averaged 25 lakh. Calculate the amount return on equity for the period. अब अपने रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो फाइंड करना है। तो इक्विटी के रिटर्न के लिए हमारे पास नेट इनकम हमें चाहिए होगी, नेट इनकम ऊपर आ जाएगी विच इज़ 36,700 एंड हमें जो है वो शेयर होल्डर इक्विटी जो है वो नीचे आ जाएगी विच इज़ 4,50,000। तो जब एसेट था, रिटर्न ऑन एसेट था, तो रिटर्न ऊपर रखा, एसेट नीचे रखे। अब जब रिटर्न ऑन इक्विटी है तो रिटर्न ऊपर रखो और इक्विटी नीचे रखो। तो शेयर होल्डर एवरेज इक्विटी है 4,50,000। तो हमने नेट इनकम ऊपर रखना है और इक्विटी नीचे रखनी है, तो हमारे पास 8.2% जो है वो आंसर आ जाएगा। तो हमें ये बताता है कि हमारा जो जितना भी हमारा टोटल कैपिटल हमने लगाया है, जितना भी शेयर होल्डर से हमने 4,50,000 का कैपिटल लिया है, उस कैपिटल के ऊपर हमें 36,700 मुनाफा हो रहा है और वो मुनाफा बेसिकली 8.2% है। ठीक है, तो जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यू जस्ट राइट द फॉर्मूला फर्स्ट एंड आफ्टर दैट अमाउंट एंड थर्ड नंबर पे आंसर एंड फोर्थ नंबर की उसकी इंटरप्रिटेशन बता दोगे। जैसे अभी मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताई दैट वी हैव 4,50,000 capital from issuance of the share and by getting this capital we were gain 8.2% profit on it। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर मुनाफा इतना हो रहा है, जस्ट आप सिंपल एक स्टेटमेंट लिख दोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ठीक है, ये ब्रीफ एक्सरसाइजेज है और इसको आप जो है